सिराज उद दौला द ग्रेट बिट्रियल। एक समय की बात है, अलीवर्दी खान जो कि ओल्ड नवाब थे, वह अपने हाथों को खिड़की की तरफ दिखाते हैं और कहते हैं कि काले बादल हमें डरा रहे, हमें धमका रहे हैं। लगता है तूफान आने वाला है मेरे प्यारे सिराज। वह यह धीरे से कह रहे होते हैं और यह बात कहते हुए उनकी सांसें फूल रही होती है और ऐसा कहते हुए उनकी आवाज धीमी हो जाती है और वह बोल रहे होते हैं कि हमारे घर के अंदर और हमारे घर के बाहर हमारे कई सारे दुश्मन हैं। अब इन सारी बातों को सुन करके सिराज के चेहरे पे एक रौनक आ रही थी और वह उस ओल्ड नवाब के बगल में ही बैठा हुआ था और वह अपने दादाजी के तरफ देख रहा था। मतलब दोनों के बीच में दादे पोते का रिश्ता है और वह देखते हुए यह बात कहता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दादाजी, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकता हूँ। जिस पे वह ओल्ड नवाब, वह पुराना नवाब बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर, उत्तराधिकारी बनाया सिराज। तुम ही आगे चल के बंगाल के नवाब बनोगे, क्योंकि जब तुम छोटे थे तो तुमने मेरी मिलिट्री को मराठा के खिलाफ नेतृत्व किया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम इन चीज़ों के काबिल नहीं हो, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब बनने के काबिल नहीं हो। लेकिन मैंने सब लोगों की बातें ठुकराई और तुम्हें अपने परिवार का उत्तराधिकारी बनाया। अब इस बात को बोलते हुए वह ओल्ड मैन है, मतलब अलीवर्दी खां है, वह क्या करते हैं, अपना सिर झुका देते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है जो उनके झुर्रीदार गाल की तरफ जा रहा था। वह ऐसा कहते हुए अपने सबसे छोटी बेटी और सिराज की माँ अमीना बेगम की तरफ जाते हैं और कहते हैं, अमीना, कुरान की किताब यहाँ लेके आओ। अब आगे सिराज अपने हाथों को उस कुरान पे रखता है और उनसे यह वादा किया जाता है कि वह कभी जुआ नहीं खेलेंगे और शराब को नहीं पिएंगे। तो वह बड़े स्वाभिमान से अपने दादाजी की तरफ जाता है। वह लड़का थोड़ा हिचकिचा रहा था और सिकोड़ रहा था, लेकिन वह आगे आता है और बोलता है कि जब मैं बंगाल का नवाब बन जाऊंगा तब मैं वादा, बस इतना ही बोलता है। तो वह बूढ़ा नवाब हंसता है और अपनी आंखें सिराज के बोलने से पहले ही बंद कर देता है और यह उनका अंतिम सांस था। उनकी मौत हो चुकी थी। अब सिराज उद दौला अपने नाना जी, यहाँ पे वो नाना जी है, तो सिराज उद दौला अपने नाना जी की जगह पे अब नवाब ऑफ बंगाल बन जाते। क्योंकि उनकी उम्र कम थी तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ अपने घर में और कुछ घर के बाहर। कुछ रिश्तेदार भी उनके खिलाफ थे। अब जैसे जैसे समय बीतता है तो उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगता है
उन पे बहुत सारे लोग गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी एक बहुत ही अमीर आंट थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। वह विधवा भी थी और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। वहीं उनके कजन शौकत जंग, जो कि गवर्नर ऑफ पूर्णिया थे, पूर्णिया के गवर्नर थे, तो यह इन सब चीजों का विरोध कर रहे थे। उन्हें इस बात से गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे घसीटी बेगम शौकत को उकसाती है कि बंगाल का गद्दी, बिहार का गद्दी और उड़ीसा का गद्दी नवाब के अंडर आता है और तो वह तुम्हें ही बनना चाहिए। और तुम्हें यह कैसे मिलेगा? तो मुर्शिदाबाद के कैपिटल में अटैक करके मिलेगा। लेकिन मीर जाफर अली खान और कमांडर ऑफ चीफ अलीवर्दी खान की आर्मी, शायद यह तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा नमक हराम आदमी थे, जिन्हें पावर मिल चुका था जैसे ही वह राजकुमार अपनी गद्दी पे बैठते हैं। शायद इस डेंजर के बारे में उस यंग नवाब को बहुत ही जल्दी समझ में आ चुका था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा देर ना करते हुए घसीटी बेगम को जेल में डाल दिया और मोहनलाल, जो कि एक काश्मीरी है, उन्हें दीवान का पोस्ट दे दिया, जिन्हें बाद में चल के महाराजा के भी पोस्ट मिलता है। अगर सिराज के बारे में बात करें तो उनकी शादी मोहनलाल की बहन हीरा से हुई थी, जिनसे उन्हें एक बच्चा हुआ। अब इस चीज से मीर जाफर को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा नाराजगी हो रही थी, क्योंकि ऐसा होते हुए जितने भी हिंदू है उनका पोस्ट बढ़ रहा था, क्योंकि मीर जाफर के अनुसार दीवान की पोस्ट उससे ज्यादा थी। तो इस बात पे मीर जाफर का गुस्सा होना तो लाजमी था। अब मीर जाफर ने तो यहाँ पे मीर जाफर के विरोध का कोई बाउंड्री ही नहीं था, इसलिए सिराज ने मीर जाफर को हटा करके मीर मदन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लॉयल सपोर्टर थे रॉयल फैमिली का, उन्हें कमांडर इन चीफ बना दिया गया। और शायद यह सारे के सारे कदम उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए, क्योंकि एक समय के बाद शौकत जंग सिराज को उनकी गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन सिराज ने शौकत जंग को बहुत ही ज्यादा आसानी से उसे हरा दिया और उसे मार दिया। अब इसी तरीके से समय बीतता है और 1756 का समय है, जब सिराज नवाब ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा है और उन पे किसी का भी कोई दबाव नहीं है। अब 18th सेंचुरी के मिडिल में क्या होता है, काले बादल कहीं और से आ रहे होते हैं। मतलब अब यहाँ पे उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला था। अब बहुत सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स बंगाल के बाउंड्री के पास आते हैं और वह कलकत्ता में अपना एक मिलिट्री आउटपोस्ट शुरू करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उन्होंने अपनी शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया, जिससे सिराज बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब उन्हें हटाने के लिए सबसे पहले सिराज क्या करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और हेड क्वार्टर, जो कि कहाँ पे था, कौसिम बाजार, वहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, उनकी आर्मी
मतलब सिराज की आर्मी कलकत्ता की तरफ जाती है और 20 जून 1756 में जितने भी इंग्लिशमैन थे सब जहाज में बैठ करके वहां से भाग जाते हैं। अब इसी तरीके से एक बहुत ही जानी मानी ट्रेजेडी हुई थी, द ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता। इसी समय हुई थी जहां पे 100 से ज्यादा इंग्लिशमैन अंग्रेजों को जेल में डाल दिया गया था एक छोटे से डंगन में। कहाँ पे? तो फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में, जहां पे घुट करके उन सब की मौत हो जाती है। अब इसका ऑर्डर ना सिराज ने दिया था ना उन्हें इस बारे में जानकारी थी। तो आगे क्या होता है? जब अंग्रेजों को यह बात पता चलती है कि कलकत्ता पे जीत हो चुकी है तो वह अपनी फोर्स बंगाल की तरफ भेजते हैं, किसके लीडरशिप में? रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में, ताकि वह वापस से उसे ऑक्यूपाई कर सके। अब समय है 9 फरवरी 1757 का। लड़ाई हो जाने के बाद सिराज को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है रॉबर्ट क्लाइव से। कहाँ पे? तो अलीनगर में। अब अलीनगर क्या है? तो जब सिराज उद दौला ने कलकत्ता को अपने अंडर ले लिया था तो उन्होंने उसका नाम अलीनगर रखा था। तो यहाँ पे सिराज को अलीनगर में ट्रीटी साइन करनी पड़ती है रॉबर्ट क्लाइव से, जिसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को अब ये अधिकार हो चुका था कि वह कलकत्ता में ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, इस बात से नवाब गुस्सा तो है, तो नवाब फ्रांस के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए कि ब्रिटिशर्स उनके साथ क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं। जितने भी अंग्रेज थे वह मीर जाफर के साथ मिल करके एक अलायंस बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, जिससे वह नवाब को गद्दी से हटा सकते थे, ताकि अंग्रेजों को अपना साम्राज्य बढ़ाने में किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना आए। वह दूसरी ओर मीर जाफर इस बात के लिए इसलिए तैयार हुए होते हैं क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि उन्हें नवाब ऑफ बंगाल की गद्दी मिलेगी। अब यहाँ पे मीर जाफर शायद ही जानते थे कि वह अब ब्रिटिशर्स के हाथों में एक पपेट बन जाएंगे, मतलब ब्रिटिशर्स उन्हें जैसा कहेंगे उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अब यह समय है जून 1757 का, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है और रॉबर्ट क्लाइव अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ, जिसमें 800 अंग्रेज और 220 इंडियन सोल्जर्स है, वह गंगा नदी के पास आ जाते हैं, पलासी के पास, आधी रात में। वह दूसरी ओर सिराज उद दौला के 50,000 आर्मी के लोग थे, जिन्हें वह किनके साथ भेजता है? तो मीर मदन के साथ भेजता है और फ्रांस के कुछ लोग भी उनके साथ थे। वे लोग भी पलासी पहुंच चुके थे। अगर मीर जफर के बारे में बात किया जाए तो वह नवाब की आर्मी में एक कमांडर था। तो सबसे पहले जो फ्रेंच थे उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने गोला फेंका, जिससे लगभग ब्रिटिशर्स के 30 सैनिक तुरंत ही मर गए। अब इसके बाद क्या होता है, अब दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख का, मातम का साया होने वाला था, क्योंकि चारों ओर काले काले घने बादल हो जाते हैं। तो उन काले घने बादलों के आ जाने के कारण बहुत ही तेजी से बारिश होती है, जिससे पलासी का जो युद्ध का मैदान था वह कीचड़ वाला हो जाता है। अब जब बिजली की कड़क धीरे धीरे कम होती है, मतलब जब बारिश कम होता है,
तो क्या करते हैं, मीर मदन ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आर्मी को बढ़ाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज़ क्या थी कि उनका जो गन पाउडर जिससे वह तोप चला रहे थे वह पूरी तरीके से भीग चुका था और अब वह किसी काम का नहीं था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उन्होंने अपने गोले बारूद का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा था ताकि वह भीगे ना। अब ब्रिटिशर्स बहुत ही तेजी के साथ गोला बारूद चला रहे हैं जिससे मीर मदन और उनका कमांडर तुरंत ही मर जाते हैं। वही इन सब चीज़ों के दौरान मीर जाफर और जो सेना थी वह शांति के साथ दूसरी तरफ से अटैक करने वाले थे। अब मीर मदन की डेथ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं सिराजुद्दौला और वह मीर जाफर के पास जाते अपने हाथ को जोड़ते हुए और अपनी पगड़ी उनकी पैरों के पास रखते हैं और कहते हैं कि मीर, तुम हमारी तरफ से क्यों नहीं लड़ रहे हो? मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि तुम हमें बचा लो। भूलो मत कि तुमने मेरे नाना जी से क्या वादा किया था। वही दूसरी ओर मीर जाफर की आंखें चमकने लगती है और वह अपने हाथों को अपनी छाती में रख करके बोलता है कि सिराज, मैं हमेशा से ही नवाबों का खिदमतगार हूँ। मैं हमेशा नवाबों के लिए अच्छा सोचता हूँ, इसलिए यह मेरी सलाह है कि तुम शाम को यहाँ से भाग जाओ और आराम करो। हमारे लोग सारे के सारे थके हुए हैं, लेकिन कल सुबह अगर हम लोग अटैक करेंगे हमारे नए जोश के साथ तो हम ज़रूर जीत जाएंगे। अब इन सारी बातों को सुन करके सिराज वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें मनाना मतलब उनका मन नहीं मान रहा था। अब उनके कमांडर इन चीफ की तो डेथ हो चुकी है। अब इस समय क्या सही है क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर मीर जफर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और वह सोच रहा था, मुझे पता है कि तुम बेस्ट हो मीर। सिराज इस बात को बोल रहे होते हैं। सिराज चकरा जाते हैं और वह इस बात को मानने से इनकार कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो उनके कमांडर इन चीफ की डेथ हो चुकी थी और इस समय यह काम करना बुद्धिमानी वाली बात नहीं थी। वही दूसरी ओर मीर जाफर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और उसने जो नवाब को एडवाइस दी थी वह उसी पे टिका हुआ था। तो सिराज अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं कि तुम ज़्यादा अच्छे से जानते हो। और वह क्या करते हैं, उन्हें यह थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह अपने एक डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं। अब मीर जाफर क्या करता है, वह तुरंत ही अंग्रेज़ों के पास एक संदेश भेजाता है कि नवाब के आर्मी पे बिना देरी किए उस पे अटैक किया जाए। अब क्या होता है, जो सिराज के लोग जब वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सिराज ने तो बोल दिया कि हमें वापस जाना था, जैसे वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो ब्रिटिशर्स उन पे पीछे से वार करते हैं और नवाब की पूरी आर्मी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा नवाब को नहीं था। चारों तरफ अव्यवस्था थी, खून खराबा हो रहा था और इसी तरीके से अंग्रेज जीत जाते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका था। सिराज उद दौला बिल्कुल ही अकेले पड़ चुके थे और वह उन्हें धोखा भी मिल चुका था मीर जफर से। तो वह युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं और वह अपने महल मुर्शिदाबाद में पहुंचते हैं और वह वहां से पटना जाने वाले थे ताकि अपने फ्रांस के लोगों के साथ वह बातचीत कर सके। लेकिन उन्हें मीर जाफर के लोगों के द्वारा ही पकड़ लिया जाता है
मुर्शिदाबाद में ही उन्हें मीर जाफर के बेटे, जिनका नाम मीरान है, उन्हें तुरंत ही फांसी दे दी जाती है। सिराज के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी उम्र मात्र 24 साल ही थी। अब वह 15 महीने के आसपास ही वह नवाब बन के रह जाते हैं और जितने भी अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी थे उन सब लोगों को मौत की सजा सुना दी गई थी। इन सब चीजों से बेखबर मोहनलाल सिराज के सबसे छोटे बेटे को मैमन सिंह लेके चला जाता है। मैमन सिंह प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, लेकिन इधर भी मीर जाफर और ब्रिटिशर्स उन पे नजर गड़ाए हुए थे और कुछ समय के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। लेकिन सिराज के बेटे जो कि मात्र 6 साल के थे, उन्हें एक ब्राह्मण की फैमिली बहुत ही सीक्रेटली उन्हें बड़ा कर रहे होते हैं। किसके नाम पे? तो जुगल किशोर रे चौधरी। अब इस बारे में कहां से जानकारी मिलती है? तो डॉक्टर अमलेंदु डी की किताब इन सर्च ऑफ सिराज सन्स एंड डिसेंडेंट से इस बात की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे मीर जाफर को गद्दी मिल चुकी थी। अब वह बहुत ही ज़्यादा आराम से उस पर शासन कर रहा था, लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव उन्हें आराम से मतलब मीर जाफर को गद्दी पे बैठा चुके होते हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वह बस अंग्रेजों की कठपुतली है, वह सिर्फ नाम के ही नवाब थे। ब्रिटिशर्स उनके साथ जैसा चाहे, उन्हें जो करने के लिए बोले उन्हें वह करना पड़ा था। अब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ बंगाल के लिए, साथ ही साथ पूरे के पूरे भारत देश के लिए। अब जितने ब्रिटिशर्स लोगों की जो प्रेजेंस थी बंगाल में, वह पूरे भारत में देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब वह पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाने वाले थे। हालांकि ब्रिटिशर्स को बंगाल से बहुत ही ज़्यादा धन मिलता है और वह उस धन का इस्तेमाल अपने मिलिट्री पावर को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए करते हैं। और जब उनकी शक्तियाँ बढ़ती है तो जितने भी बाहरी देश के लोग थे, चाहे वह फ्रांस हो या डच हो, वह उन्हें भारत देश से खदेड़ करके निकाल के भेज देते।